गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर थोड़े से ऐसे चैप्टर हैं कि जब तक आप फिज़िकली इंटरेक्शन नहीं हो तो थोड़ा सा उनको समझना मुश्किल हो जाता है एक नए कैंडिडेट के लिए। तो मैं सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 3 है ना, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, उसको लेके चल रहा हूँ। क्यों मैंने इस चैप्टर को प्रेफर किया? क्योंकि इस चैप्टर में जो भी टर्म्स आएंगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, तो ये आपने कहीं ना कहीं 9th लेवल पे पढ़ी हुई हैं, तो इनको समझना आपके लिए बहुत सा आसान रहेगा, है बहुत सिंपल। तो मैं काइनेमेटिक चैप्टर ले रहा हूँ। काइनेमेटिक बेसिकली है क्या कि हमारे पास आपने देखा होगा, जहाँ मोशन टर्म के बारे में आपने सुना होगा, तो ये हमारे पास एक ऐसी फिजिक्स है, एक है ना, जो हमेशा डील करेगी मोशन ऑफ द मटेरियल बॉडी के साथ। मोशन ऑफ द मटेरियल बॉडीज़ के साथ। मटेरियल बॉडी का मतलब हो गया जिस बॉडी का मास है ना। ऐसे तो मोशन फोटॉन का भी होता है, लाइट पार्टिकल का, लाइट है ना, कि यूनिट सेल जो है, लेकिन उसका मास नहीं, हम जीरो मास लेते हैं, उसको ही हम ले रहे हैं। जिस बॉडी का मास है, अगर उसके मोशन की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो मैकेनिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट आता है स्टैटिक्स, एक पार्ट आता है काइनेमेटिक्स, और एक पार्ट आता है डायनामिक्स। ठीक है, तो जहाँ पे हम पूरी तो मैकेनिक्स नहीं पढ़ने जा रहे हैं, मैकेनिक्स का एक पार्ट जिसका काइनेमेटिक्स, इसको पढ़ने जा रहे हैं, है ना। लेकिन मैं आपको इनके बीच में छोटा छोटा डिफरेंस बताता हूँ कि क्या है। स्टैटिक्स वर्ड जो है फिजिक्स में रेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इट मीन्स इस पर्टिकुलर ब्रांच में आप क्या करेंगे, उस बॉडी की स्टडी करेंगे जो बॉडी रेस्ट पे है ना। इस स्टैटिक्स में आप जिस बॉडी की स्टडी करते हैं वो बॉडी क्या होनी चाहिए, रेस्ट पे होनी चाहिए। इवन नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाइड ऑन द बॉडी, उसके बाद भी, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये एक बॉडी है, मैं कहता हूँ ऐसे 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, और बिल्कुल अपोजिट साइड से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रही है। अगर इस साइड से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, बिल्कुल इस साइड से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रही है ना। अगर हमें बोलेंगे इस पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, हम बोलेंगे 4। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, नंबर ऑफ फोर्सेस नहीं लग रही हैं। लेकिन नेट फोर्स इस पे हम बोलेंगे कितनी, तो नेट फोर्स हम बोलेंगे लग ही नहीं रही है, 0 फोर्स लग रही है। बॉडी अपनी जगह पे रहेगी, बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, है ना। तो इन स्पाइट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फोर्स, है ना, एक्टिंग ऑन द बॉडी, स्टिल इट इज़ एट रेस्ट। इस समय आप इस बॉडी की अगर स्टडी करते हैं तो वो हमारे मैकेनिक्स के इस पार्ट में जाएगा, स्टैटिक्स पार्ट में जाएगा, और इसमें टाइम का कोई रोल प्ले नहीं होगा, है ना। जब बॉडी मूव ही नहीं कर रही है तो आप याद रखें स्टैटिक्स में टाइम हैज़ नो रोल टू प्ले। उसके बाद मैं आता हूँ काइनेमेटिक्स पे। तो काइनेमेटिक्स पे आपने क्या करना, उस बॉडी की स्टडी करनी जो बॉडी मोशन पे है। ठीक है, लेकिन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। तो आप बड़े बारीकी से डिफरेंस समझें। काइनेमेटिक पे आप उस बॉडी की स्टडी करेंगे जो बॉडी मूव तो कर रही है, लेकिन हमें उसके मोशन का रीज़न पता नहीं है, किस वजह से वो बॉडी मूव कर रही है ना, उसका काज पता नहीं है, इसलिए तो उस ब्रांच को हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स, है ना। तो ये बेसिकली काइनेमेटिक वर्ड जो है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिस ग्रीक वर्ड का नाम है काइनमा, और जिसका मीनिंग ही मोशन होता है, राइट। तो लेकिन टाइम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इधर, है ना। क्यों? क्योंकि बॉडी की लोकेशन तो चेंज हो रही है, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है। और थर्ड पार्ट अगर मैं डायनेमिक्स की बात करूँगा तो डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। डायनेमिक्स में भी आपने जिस बॉडी की स्टडी करनी वो बॉडी मोशन में चाहिए, लेकिन
विदाउट की जगह विद, है ना, नोइंग द काज ऑफ द मोशन। तो डायनामिक्स में आपको क्या है, डायनामिक्स में आपको उस बॉडी का जो मोशन है उसका काज पता है कि किस वजह से वो बॉडी मूव कर रही है, और जहाँ पे भी टाइम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। और डायनामिक्स वर्ड अगर हम बात करें तो ये वर्ड्स भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब हो गया डायनमा, DYNIMA, ये भी एक ग्रीक वर्ड से लिखा गया है। तो इन शॉर्ट हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या है, मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। और बेसिकली मैकेनिक्स है क्या, मैकेनिक्स मीन्स फिजिक्स की वो ब्रांच जिस ब्रांच में हम मटेरियल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं, जो कि उनके मोशन की स्टडी करते हैं, है ना। और उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। स्टैटिक का मतलब हो गया बहुत सारी फोर्स लगने के बाद भी बॉडी अगर मूव नहीं कर रही है, उस टाइप की अगर हम स्टडी करते हैं वो स्टैटिक्स हो गया। काइनेमेटिक्स हो गया कि बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, बॉडी मूव भी कर रही है लेकिन उसका मोशन का रीज़न नहीं पता हमें, काज नहीं पता, है ना। डायनेमिक्स हो गया कि बॉडी मूव कर रही है, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं लेकिन वो बॉडी के मोशन का रीज़न क्या है हमें वो भी पता है ना। तो उसको हमने क्या बोल दिया, डायनेमिक्स बोल दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 मोशन की बात करेंगे तो मोशन क्या चीज़ है ना। तो अगर आप मोशन की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि आपको रेस्ट की बात भी करनी चाहिए कि रेस्ट क्या है ना। तो पहले आप देखें कि फिजिक्स में मोशन और रेस्ट, अगर हम ये एक मान के चलो घोड़ा गाड़ी है, हॉर्स कार्ट, और इस पे कोई एक आदमी जो है इस पे बैठा हुआ है और ये कार्ट मूव कर रही है। अब अगर मुझे बोलना होगा कि क्या ये मैन जो इस हॉर्स कार्ट पे बैठा हुआ है क्या ये मूव कर रहा है ना। तो कहने का मतलब हो गया हमें इसका ऑब्जर्वर कौन है उसके बेसिस पे बताएंगे कि क्या ये मूव कर रहा है या मूव नहीं कर रहा है ना? तो कभी भी हमें फिजिक्स में, अभी आपने लास्ट मेरे लेक्चर में देखा कि फिजिक्स क्या है, यस, फिजिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट। और किसी भी चीज़ की मेजरमेंट तब तक करेक्ट नहीं की जाती जब तक हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट नहीं होता। चीज़ को समझें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक एक रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, बिना रेफरेंस पॉइंट के की सारी मेजरमेंट गलत हो सकती है, चाहे आपने जितनी मर्जी केयरफुली वे से वो की हुई है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर ये बोलूँ बताओ इस पॉइंट ए का कितना डिस्टेंस है, लेकिन जब तक मैं ये नहीं बोलूँ कि ए का डिस्टेंस इस बी पॉइंट से बात की या इस सी पॉइंट से बात की या इस डी पॉइंट से बात की या जहाँ पे कोई पी पॉइंट है उधर से बात की, तब तक हमारा ये जो मीनिंग है पूछना कि इसका कितना डिस्टेंस है, दैट इज़ मीनिंगलेस, राइट। तो अगर मैं बोलूँगा इसका कितना डिस्टेंस है, अंडरस्टूड है कि मुझे एक रेफरेंस पॉइंट भी बताना होगा कि किस पॉइंट से हमने मेजरमेंट शुरू की, है ना। तो तब जाके कहीं फिजिक्स में मेजरमेंट जो है वो कहीं सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, तब वो कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट लाती है, अदरवाइज सारी की सारी मेहनत जो है बेकार हो सकती है। तो जिस पॉइंट से मेजरमेंट शुरू करते हैं उसको आपने रेफरेंस पॉइंट, और जनरली अगर हम फिजिक्स की बात करें तो उसे आप बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। जैसे हम सारे के सारे एक्सपेरिमेंट अपनी लेबॉर्ट्री से शुरू करते हैं तो लेबॉर्ट्री को एक किस्म का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं। अगर लेबॉर्ट्री में 10 टेबल हैं, अगर एक्सपेरिमेंट किसी पर्टिकुलर टेबल से मेजर करते हैं जब आप कर रहे हैं तो आप अपने अलग टेबल पे हैं तो वो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई चीज़ मूव कर रही है रेस्ट पे है तो आप ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके चलेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे है आप बाहर खड़े हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इसे, तो तब हम बोलेंगे ये मैन जो है मोशन पे है, राइट। ये मैन जो है
मोशन पे है। क्यों? क्योंकि इस मैन और आपके बीच में गैप चेंज होता नज़र आएगा, तो आप इसे मोशन में ही बोलेंगे। लेकिन अगर आप इसी कार्ट पे हैं और आप बोलेंगे क्या ये मोशन पे है, तो आप जब इसे देखेंगे आपके बीच में तो डिस्टेंस, आपके बीच में तो जो गैप है वो उतना ही रहेगा, तो आप बोलेंगे ये रेस्ट पे है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि किसी के बारे में रेस्ट बोलना है या किसी के बारे में मोशन बोलना है, दैट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है ना। तो अगर इस सिस्टम का पार्ट नहीं है ऑब्जर्वर, तो वो इसको मोशन में ही बोलेगा। अगर ऑब्जर्वर उसी सिस्टम का पार्ट है तो वो उसको रेस्ट में ही बोलेगा, है ना। तो इसका मतलब एक चीज़ देखिए आपने कि ये जो दो टर्म आप लिख रहे हैं, रेस्ट और मोशन, है ना, ये क्या है? दे आर रिलेटिव टर्म्स, है ना। तो कौन सी टर्म्स हैं? रिलेटिव टर्म्स हैं, बड़ी गहरी रिश्तेदारी है इन दोनों टर्म है ना। तो रेस्ट एंड मोशन आर कॉल्ड रिलेटिव टर्म्स, राइट। मैं एक और एग्जाम्पल लेके समझाना चाहूँगा। मान के चलिए कि आप सुबह स्कूल आ रहे थे और ये मेटाडोर है पूरी, है ना। तो मेटाडोर में आपने ड्राइवर इसको चला रहा है और ये पोजीशन ड्राइवर की है ना, ये मूव कर रही है। आप लोग एक इधर बैठे हैं, एक आपका फ्रेंड इधर बैठा है, सीट पे बैठा है ना। मैं बोलूँगा कि आपकी स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू मेटाडोर, तो आपकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मेटाडोर तो जीरो है। भाई कैसे कहेंगे जीरो है? क्योंकि जहाँ पे मेटाडोर पहुँचेगी वहाँ पे आप ही पहुँच गए, है ना। और आप जिस सीट पे उसी सीट पे रहे, तो आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन मैं बोलूँगा आपकी स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो तब आपकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि मेटाडोर इधर खड़ा है, मेटाडोर के नीचे इस समय जो ग्राउंड है वो तो उधर ही रहा, लेकिन मेटाडोर इधर पहुँच गई, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन आपकी स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस, है ना। सपोज कि ये P और ये Q, दो आदमी ले रहा हूँ मैं। P की स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू Q, तो जीरो है, हम बोलेंगे P रेस्ट पे है। P की स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर, तो हम बोलेंगे जीरो, क्योंकि वो रेस्ट पे ही है, ये दोनों रेस्ट पे हैं। लेकिन P की स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस इज ट्री ऑन द रोड साइड, तो ट्री तो चलो अपनी जगह पे रुका हुआ है, लेकिन जब आप इनके बीच में गैप देख रहे हैं, मेटाडोर आगे जा रही है, इनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है ना। तो हम ये बोलेंगे उस केस में P की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ट्री। अगर ट्री की स्पीड जीरो है तो जो मेटाडोर की स्पीड है वही उस P की स्पीड मानी जाएगी, है ना। तो जहाँ पे एक बड़ा ही थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा एक प्रोसीजर है कि कैसे आपने किसी की स्पीड को लेना है, किसी स्पीड को जीरो कब मारना है, कब वो रेस्ट। अब देखिए जनरली हम बोलते हैं ये ट्री जो है ये रुका हुआ है ना, तो हम इसको रेस्ट बोलते हैं, लेकिन इसको हम रेस्ट बोल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अगर आप चल रहे हैं, जैसे ये मेटाडोर पे ये बंदा चल रहा है और ये ट्री को देखता है, तो ये ट्री को रेस्ट पे नहीं बोलेगा, ये ट्री को भी मोशन में ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में गैप चेंज हो रहा है। तो रेस्ट और मोशन आपने पढ़ लिए। रेस्ट और मोशन टर्म्स तभी बोली जाएगी अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो उन दो चीज़ों के बीच में अगर गैप चेंज हो रहा है ना, तो डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट बोलिए वो चेंज हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तब हम कहीं कह सकते हैं कि वो मोशन पे हैं। अगर उनके बीच में नहीं कोई भी चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे वो रेस्ट में ही है। इसके साथ साथ एक और छोटा सा डेफिनेशन, जिसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इसको भी याद रखें। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट फिजिक्स में जो नाम अगर हम देखें तो नाम से मतलब ऐसे लगता है कि छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा, बट नहीं। एक ट्रेन भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है और एक स्मॉल इंसेक्ट भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, और एक एरोप्लेन भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट डजंट मीन कि एक छोटी सी चीज़। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या फिजिक्स में हम बोलते हैं कि मान के चले कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने बोलना है कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं है,
है ना। अगर वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है ना, अगर वो डिस्टेंस कवर कर लेता है वेरी लार्ज। अब वेरी लार्ज, लार्ज कितना, कोई है नहीं लार्ज की डेफिनेशन, लार्ज कितना, वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू इट्स ओन डायमेंशन। जितनी उसकी अपनी लेंथ है, उसकी लेंथ को कंपेयर करके अगर हम देखें तो वो उसकी लेंथ के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, तो हम बोलेंगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक ट्रेन जो है ना, ये ट्रेन जो है ये कश्मीर टू कन्याकुमारी चल जाती है, तो ट्रेन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानी जाएगी। क्यों? ट्रेन की जो अपनी लेंथ है और कश्मीर टू कन्याकुमारी की लेंथ के कंपैरेटिवली उसकी लेंथ बड़ी स्मॉल है, तो उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला है। इंसेक्ट, अगर कोई इंसेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला जाता है, तो चाहे जितना मर्जी छोटा इंसेक्ट क्यों ना हो, उसके पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस ही कुछ नहीं है। एरोप्लेन, अगर एक एरोप्लेन जो है वो मानकर चलिए कि वो दिल्ली एयरपोर्ट से लंदन एयरपोर्ट चला जाता है, तो दिल्ली एयरपोर्ट से लंदन एयरपोर्ट का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, और एरोप्लेन के जो अपनी लेंथ है उसके कंपैरेटिवली में बहुत ज़्यादा लेंथ होगी, तो एरोप्लेन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि हम उस चीज़ को, है ना, नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा हुआ है कि मान के चलिए कि ए बी से बहुत बड़ा है, तो अगर हम उस बोलेंगे कि ए में अगर बी ऐड भी करेंगे तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ए ही बोलेंगे, या ए से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी तब भी ए ही बोलेंगे। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, जब बी ऐड किया, जब बी माइनस किया, तो वो चीज़ वही कैसे रही। तो कुछ इतनी चीज़ें हैं कि जिनको ऐड करने या माइनस करने से चेंज नज़र नहीं आया, है ना। मैं एग्जांपल लेके समझाऊं कि मान के चलिए कि आपके, ये आप खुद प्रैक्टिकल करिए, एक कोई पांड है, तालाब है आपके गांव में या कहीं पे, वहाँ से एक बाल्टी पानी की बाहर निकाल लीजिए आप, और ये देखिए कि कितना लेवल पानी का कम कर दिया है। चलिए पांड तालाब नहीं है, तो एक बाल्टी पानी की भर लीजिए, और एक ड्रॉपर होता है जो, है ना, एक ड्रॉप पानी का उससे बाहर निकाल लीजिए, और देखिए बाल्टी में जो पानी का लेवल था, अब वो लेवल कितना कम हो गया। तो आपको नज़र ही नहीं आएगा, आप बता ही नहीं सकते कि उससे पानी निकला भी है या नहीं भी निकला। या एक पानी का ड्रॉप ऐड कर देंगे तो आप बता ही नहीं सकते कि उसमें पानी आपने ऐड किया या निकाला। तो वही चीज़ है ना। तो जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के कंपैरेटिवली इतनी छोटी होती है कि उनको उस क्वांटिटी को ऐड करने या उस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करने से एक एप्रिशिएबल अमाउंट में डिफरेंस नज़र नहीं आता आपको, है ना, तो आप उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं। फिलहाल पॉइंट ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे है, इतना छोटा ऑब्जेक्ट कि उसके अपने डायमेंशन के कंपैरेटिवली जो है, जो उसने लेंथ कवर की, तो बहुत ज़्यादा है, तो उसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।